और किसी को पता नहीं है? अगर हम बात करें गुप्तकालीन प्रशासन की, जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ बताएं। अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर दो प्रणाली का नाम आपको मिलेगा, एक तो गणराज्य या गणतंत्र जिसको बोल दो, या लोकतंत्र, है ना। तो उसमें प्रजा का तंत्र होता है। तो यहाँ हमारे जो गण का मुखिया है उसका हम कैसे इलेक्ट करते हैं उसको? ये तो परिभाषा हो गई। यानी कि जो गण का मुखिया होता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव करते थे, क्योंकि हम किसको चुनते हैं? जनप्रतिनिधि को। और जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, क्योंकि है ना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो है हमारे द्वारा जो चुने गए प्रत्याशी हैं वही क्या करते हैं, फिर उनको चुनते हैं। अब यहाँ पर जो है अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है ना। तो गुप्तकालीन प्रशासन पे आप थोड़े देर बाद में मैं आपको लाऊंगा, उसके पहले कुछ शब्द है उनके जो मीन्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी अभी, एक तो राजतंत्रात्मक, यानी कि मोनार्कियल जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है मोनार्कियल सिस्टम? किंगशिप बोल सकते हो, यानी कि जो राजा ही क्या होता है इसमें सर्वे सर्वा होता है, वही क्या करता है, न्याय करने का काम भी उसी के हाथों में रहता है। किसी की अगर अधिकारी की नियुक्ति करती हैं या कोई मंत्री परिषद है या कैबिनेट जो उसकी होती है तो उसमें किसको नियुक्त करना है, तो वो सारे काम किसके हाथों में होते थे? किंग के हाथों में। ठीक है, निरंकुश तंत्र या ऑटोक्रेसी, क्या होती है? अगर राजा अपनी मनमानी करने लग जाए, बिल्कुल कह सकते हो आप, यानी कि जो भी शासन कर रहा है अगर वो शासन करने वाला क्या हो जाए, बिल्कुल निरंकुश हो जाए, वो अपनी ही बातों को मनवाए और किसी व्यक्ति को देखे ना कि उसका क्या हाल है क्या नहीं है, वो केवल अपने ही जो भी मामले हैं उसमें अपना ही हस्तक्षेप जो है वो बढ़ाता जाए, है ना। किसी प्रजा को ध्यान में ना रखा जाए कि उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वो क्या कर रहा है, अपनी मनमानी जो बातें हैं उसके द्वारा जो शासन कर रहा है, तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है प्रजा का। जी, कैसे? हाँ, तो निरंकुश को तानाशाही बोलते हैं, है ना। तानाशाही या निरंकुश, वो मतलब इतना ही निरंकुश हो जाता है कि मतलब अपनी ही बातों को मानता है, बाकी किसी की नहीं सुनता है ना। इसके अलावा लोकतंत्र में क्या होता है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? इसमें बाकायदा क्या किया जाता है, प्रजा जो है अपने जो उसको अच्छा लगता है उस प्रत्याशी को क्या करती है, इलेक्ट करती है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर क्या करते हैं हम, लोकतंत्र जो है हमारे, अगर भारत की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वो हमारा भारत है ना। हम क्या करते हैं, हमारे प्रत्याशी को चुनते हैं और वही प्रत्याशी क्या करते हैं, आगे जाकर जो प्रमुख होता है देश का उसको चुनते हैं। तो हमारे यहाँ पर आपको लोकतंत्र जो व्यवस्था है वही देखने को मिलेगी। इसके अलावा
दो और देश हैं वहाँ पर भी अलग अलग व्यवस्था है। जैसे अगर आप रूस की बात करोगे तो वहाँ समाजवाद आपको मिलेगा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। और साम्यवादी को, अरे समाजवाद को क्या बोलते हैं? जो समाजवादी व्यवस्था है वो तो पढ़ी होगी ना, इकोनॉमिक्स की शुरुआत आप करते हो तो वहीं पर ये शब्द मिल जाते हैं। हाँ, समाजवादी को सोशलिस्ट बोलते हैं और साम्यवाद को कम्युनिस्ट, है ना। साम्यवादी की बात कर रहा हूँ मैं, समाजवादी है सोशलिस्ट और वो है साम्यवादी या कम्युनिस्ट। तो इसमें क्या होता है, चाइना में कम्युनिस्ट है और यहाँ रसिया जो है वहाँ पर समाजवाद है। तो समाजवाद में क्या होता है, जो भी संसाधन है उस पर जो गवर्नमेंट है वही क्या करती है, उसका अधिकार होता है समाजवाद में। लेकिन उसका ही थोड़ा क्या है, विचित्र रूप आपको मिलेगा साम्यवादी व्यवस्था में। वहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति के हाथों में क्या होती है, सत्ता होती है। तो वही क्या करता है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर उसको जो वेलफेयर के कार्यों में लगाना है नहीं लगाना है, वो सब उसका साम्यवादी रूप आपको देखने को मिलेगा। आप चाइना को देखते होंगे, वहाँ पर किसी जैसे अभी शी जिनपिंग है तो उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल को खुद से ही बढ़वा लिया कि भाई अब हम 35 साल तक किसी को नहीं आने देंगे, हम ही शासन करेंगे, है ना। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं आपको अलग अलग कंट्री में अलग अलग मिलेगी, है ना, लेकिन इनका हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हम गुप्त काल पे, है ना। तो जो गुप्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो वहाँ क्या होता था, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, यानी कि जो किंग है, किंग क्या करता था, टॉप लेवल पर कौन होता था, किंग जी होता था। और राजा ही क्या करता था, जैसे शीर्ष पर वो हो गया, या फिर एक तरह से सर्वोच्च वो अधिकार, सर्वोच्च उसको मान लीजिए, क्योंकि सर्वोच्च का मतलब न्याय करने का काम उसके ही हाथों में था, है ना। राजा ही क्या करता था, सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में भी उसी को ही तैनात किया हुआ था। सुप्रीम भी वही होता था ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब वही हो गया ना। आज आप सुप्रीम कोर्ट को अलग से देखते हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं आज की, वो भी किस में होती थी, राजा में ही होती थी। उस समय के गुप्तकालीन की बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा जो उसकी काउंसिल होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसको चुनने का जो अधिकार था वो भी किसके हाथों में था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो आवश्यकता थी वो क्यों पड़ी, क्योंकि भाई देखो, राजा को पूरे चीज़ों में मामलों में क्या है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो फिर वो किससे सलाह लेगा। तो इसलिए क्या करता था, वो जो नियुक्ति करता था या अपॉइंट करने का जो अधिकार था, तो वो भी किसके हाथों में था, राजा के हाथों में। तो ये जो आपको ये मिलेगी, जैसे आज की अगर हम स्थिति देखें तो कैबिनेट जो हम चुनते हैं, तो कैबिनेट में भी क्या करते हैं, कुछ अधिकारों को या किसी विशेष मामलों की जो जानकारी होती है उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग विभाग के रूप में गठित करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इस तरह से ही क्या किया जाता था, भाई रक्षा की जो जानकारी है वो अलग हाथों में दे दें हम, जो सेना का जो प्रमुख होता है उसको हम अलग बना दें, ताकि सेना से संबंधित जो मामले हैं वो वही देखे। इसके अलावा जो लेखा विभाग होता था उसका जो कोई अधिकारी प्रमुख को अलग बना दिया जाता था, तो वो क्या करता था, अकाउंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो उसको एकत्रित करता रहता था। इसके अलावा अलग अलग तरह के जो विभाग है उस तरह से वो बनाए जाते थे उस समय भी, है ना, गुप्तकालीन प्रशासन में भी। जी बताएं। बिल्कुल कर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए उनसे जो व्यवस्था है ठीक तरह से नहीं चल पा रही है, या उनका मामले में वो निर्णय अच्छे से नहीं ले पा रहे, तो उसको बदल दिया जाता है। बिल्कुल, है ना। आपने देखा होगा जैसे क्या होता है, कोई भी मंत्रालय हमने दे दिया, लेकिन वो मंत्रालय से संबंधित जो मामले हैं उनमें निर्णय अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है, उनको दूसरे किसी व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाता है ना। जैसे मान लो अभी विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर प्रसाद, वो
अच्छे से मतलब जो विदेशी मामले उनको पकड़ अच्छी है तो उनको हम ले आए। पहले वो किसी मंत्री पद पे थोड़ी थे, नहीं थे, लेकिन उनको अच्छी पकड़ थी इसलिए हमने उसको रख लिया। क्योंकि पहले क्या था, विदेश जो मंत्री था उतने अच्छे नहीं थे, या फिर थे तो इतने मामले में अच्छे से पकड़ उनकी नहीं थी, या फिर वो जो क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है, किससे संधि समझौता करना है, तो उनमें क्या है उनको मामलों में इतनी पकड़ नहीं थी, इसलिए हमने उसको बदल दिया। तो यहाँ पर भी जो है ऐसा होता था, अगर राजा को लगता है कि ये इस ये मंत्रालय को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो राजा में शक्ति होती थी कि वो उसको भी बदल सकता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी, है ना। आप जब प्रशासन की बात करोगे तो यहाँ पर जो है अलग अलग जगह अलग अलग प्रशासन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे केंद्र में क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें टॉप लेवल पे तो क्या हो जाएगा, किंग तो शासन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, जहां पर किंग शासन कर रहा है वहां पर जो व्यवस्था थी केंद्र मान लीजिए। इसके बाद में प्रांत होता था, जब प्रांतों में भी क्या करता था, जो रूल करता था वो कौन करता था, कुमार अमात्य को हमने पढ़ा है ना। तो जो भी प्रोविंस होती थी वहां पर जो शासन करता था वो कौन करता था, कुमार अमात्य। और कुमार अमात्य की जो नियुक्ति की जाती थी वो भी राजा के द्वारा ही की जाती थी। और ये कहाँ कहाँ से मतलब इनको चुना जाता था, जैसे मान लो कोई राजा का बेटा हो, ठीक है, जो प्रिंस हो मतलब राजकुमार वो हो, या फिर कोई अमात्य का किसी का बेटा हो, या फिर कोई मतलब टॉप अधिकारी जो हैं, उन्हीं में से क्या किया जाता था, राजा उनको योग्यता के आधार पर चुनता था कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन है, ये किसी प्रांत को अच्छे से देख सकता है, तो फिर उसकी व्यक्तिगत योग्यता को ध्यान में रखकर राजा उसको अपॉइंट करता था, है ना। और डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने कहा उसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जो है जिला या फिर इसको विषपति विषय बोला जाता था ना, विषपति तो उसमें शासन करने वाले को बोला जाएगा। ये स्थानीय जो होता था, केंद्र को सेंट्रल लिख लीजिए, प्रांत को प्रोविंस, इसके बाद में जो जिला है, जो आज के आप डिस्ट्रिक्ट देखते हो, स्थानीय जो होता था, जैसे लोकल हम बोलते हैं, वो क्या होता था, विकास खंड की तरह ही होता था, है ना। जैसे आप आज देखते हो तो डिस्ट्रिक्ट को देखते हो, और डिस्ट्रिक्ट से जो छोटा होता है वो विकास खंड स्तर पे होता है, तो उसको लोकल हम बोल देते हैं, या स्थानीय। अगर इसकी नीचे अगर हम बात करें तो ग्राम होते थे। अब जो ग्राम है, जो विलेज हैं, तो विलेज क्या थी, जो गुप्त थे उनकी सबसे छोटी जो प्रशासन की इकाई थी वो हुआ करती थी ग्राम, ठीक है। ग्राम या विलेज जो थी ये क्या थी, सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वह थी। और यहाँ का जो प्रमुख होता था वो कौन था, ग्रामपति इसको बोला जाता था। और जो स्थानीय स्तर पर होता था ये इससे थोड़ा बड़ा होता था ना, इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। जबकि यहाँ पर जो अधिकारी आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको बोला जाता था विषयपति। अगर हम बात करें जो प्रोविंस है, प्रोविंस में कौन होते थे, कुमार अमात्य होते थे ना। विषयपति या फिर विषयपति, हिंदी में इंग्लिश में भी आप वही लिखिए विषयपति, है ना। जो शब्द इंग्लिश वाले होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो चीजें हैं वही है ना। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम ही बोलते हैं ना। सेंट्रल पे खुद राजा होता था ना, किंग होता था ना। यहाँ पर जो रूल करता था वो कौन कर रहा है, किंग ही कर रहा है। इसके जो नीचे है प्रांत में कौन कर रहा है, कुमार अमात्य कर रहा है।
और कुमार अमात्य के नीचे जो है रूल कौन करता था, विषयपति करता था। और विषयपति के जो नीचे की जो कड़ी थी स्थानीय लेवल पर, वो ग्रामपति इसको देखता था ना। यहाँ पर जो शासन था इसको कौन करता था, यही देखते थे ग्रामपति पे, स्थानीय लेवल पर भी और ग्रामों पे भी, है ना, ग्रामपति देखता था। हाँ, कस्बे टाइप में वो छोटे छोटे जो समूह होते थे वो ग्रामों के ही समूह हुआ करते थे, है ना। उस समय इतना कस्बे वगैरह हैं उनको उन्होंने नहीं बांटा है ना, कबीले कबीले होंगे या फिर समूह रहते होंगे, समूह होते थे ना। तो ये जो है इनका प्रशासन हुआ करता था, किनका, गुप्तों का। आप देखना चाहे तो यहाँ भी पीडीएफ में आप देख सकते हैं इसको। ये रहा, ठीक है। यानी कि जो गुप्ताकालीन जो प्रशासन था उसमें शीर्ष पर राजा होता था, और उसी राजा को जो है सर्वोच्च अधिकारी जो या फिर न्यायाधीश जो है वो सारे अधिकार किसके हाथ में थे, राजा के हाथ में थे। और राजा का जो कार्य होता था वो क्या होता था कि भाई युद्ध की जो स्थिति हो, है ना, तो उस स्थिति में शांति व्यवस्था उसको बनाए रखना है, और जो भी पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंशन है वो ठीक तरह से करवाना है। ये उसकी जो ड्यूटी होती है राजा की वह होती थी, है ना। इसके अलावा जो आक्रमण के समय जनता की सुरक्षा करना जो है उसका मुख्य कार्य होता था। 3 शब्द मैंने आपको बता दिया, शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत। शासन व्यवस्था क्या है, जो गवर्नमेंट जो भी किस प्रकार से शासन करे वो सारा जो है गवर्नमेंटल जो सिस्टम है उसको हमने शासन बोल दिया, शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक में जो मोनार्की जो सिस्टम था, क्योंकि एक गुप्त शासक के बाद में उसका ही बेटा ही क्या कर रहा था, राजा बन रहा था। जैसे हमने श्रीगुप्त के बाद में कटोत्कच देखा, कटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्र के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। और सेकंड के बाद में रामगुप्त, रामगुप्त के बाद में उसका जो छोटा भाई था कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त का ही भाई था ना। हाँ, और जब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो राजा बनते हैं वो स्कंदगुप्त नहीं, कुमारगुप्त बनते हैं, और कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त, है ना। तो ये जो कभी कभी क्या होता है, किसी राजा के बारे में वो डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि भाई किन शासकों ने क्रम से शासन किया है, तो वो आपको जोड़ी मिलाने के लिए भी बोल सकता है, उसका क्रम जमाने से बोल सकता है। कभी कभी क्रोनोलॉजी से भी सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं कि इनका शासन है वो कब से कब तक रहा, किस टाइम से रहा, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप डील कर सकते हो, क्योंकि हमने एक एक राजा को पढ़ा है तो उससे हमें जानकारी है ना। यहाँ सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन होता था, कुमार अमात्य, क्योंकि वो प्रोविंस में जो शासन करता था वो कुमार अमात्य ही करता था, राजा के बाद में जो अधिकारी होता था, है ना। तो उनको अपॉइंट करना है, नियुक्ति करना है, तो उसमें भी कौन करता था, राजा ही करता था। गुप्त शासकों में जो सलाह लेने का काम करते थे तो वो मंत्रियों से ही लेते थे ना। ये उस समय के कुछ मंत्री आपको मिल जाएंगे। जो हरिशेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे भी, दरबारी कवि थे ना, प्रयाग प्रशस्ति जिन्होंने लिखा है, तो वो हरिशेन थे। तो हरिशेन क्या थे उस समय के, संधि विग्रहिक, यानी कि जो रक्षा से संबंधित मामले और जो विदेशी मामले होते थे उस समय के, वो सारे जो कौन देखते थे, हरिशेन देखते थे। और किसके दरबार में थे ये, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इसी तरह से जब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त सेकंड को हम पढ़ते हैं तो उसमें वीरसेन और शिखर स्वामी थे। ये दोनों भी क्या करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही रहते थे। और एक तो संधि विग्राहक था और जो शिखर स्वामी था ये मंत्री हुआ करता था। तो ये भी क्या थे, इनके जो मामले होते थे जो अन्य देशों से, उनको ही ये देखा करते थे। बाकी उनकी प्रशस्ति या उनके जो दरबारी कवि थे तो उनकी कुछ रचनाएं वगैरह हैं वो इनको लिखते रहते हैं, है ना। पृथ्वीसेन कुमार गुप्त के ये थे मंत्री, और पर्णदत्त और चक्रपालित के कौन थे, स्कंदगुप्त के, है ना। तो ये इनके उस समय के गुप्त काल के प्रमुख कुछ अधिकारी है ना। ये अधिकारियों को जो है विभाग के आधार पर जो बांटा गया है वह है। यहाँ पर जो सेनापति होता था उसको क्या बोला जाता था गुप्त प्रशासन में, महाबलाधिकृत, है ना। या फिर जो महाबलाधिकृत क्यों बोला गया होगा, क्योंकि एक उसमें जो बल है वो होगा तभी उसको हम सेनापति कह सकते हैं। तो सारी सेना को क्या करना है, किस से युद्ध करना है, या फिर सेना में किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से हथियार हमें इसको लाने चाहिए, है ना, उपलब्ध करवाने चाहिए,
कौन से कवच हम इनको दें ताकि इन पर दूसरे लोग आक्रमण करें तो वो मतलब इनको हरा ना पाए, है ना। इनकी सेना को मजबूत बनाने की जो जिम्मेदारी होती थी, आंसू कितने रखने हैं, घोड़े कितने रखने हैं, है ना, कितने हमें पैदल सैनिक रखने हैं, कितने हमें जो है हाथी रखने हैं सेना में, तो वो सारे जो संबंधी जो मामले हैं या फिर उनमें जो निर्णय लेने का काम था वो किसका था, सेनापति लेता था, है ना, कमांडर उसको बोला जाता है ना। न्यायाधीश या महादंड नायक, क्योंकि राजा के अलावा भी और भी यहाँ पर न्यायालय होते थे, है ना। जो राजा, एक तो राजा तो क्या करता था, अंतिम फैसला वही करता था, लेकिन उससे भी जो नीचे संस्थाएं होती थी जो कि न्यायालय के रूप में होती थी, तो उसमें भी कुछ न्यायाधीश होते थे, तो उन न्यायाधीशों को क्या बोला जाता था, महादंड नायक। संधि विग्राहिक का मैं आपको बता चुका हूँ। संधि विग्राहिक क्या होते थे, जो युद्ध और शांति के लिए एक मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे आज हैं, अगर मान लीजिए रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर किसी भारत पाकिस्तान के संबंध अगर खराब होते हैं तो फिर उसका प्रभाव कोई गलत ना पड़े, तो विश्व शांति या फिर विश्व शांति बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमें भी लाभ होगा और दूसरा जो देश है उनको भी लाभ होगा। व्यापार उद्योग वगैरह जो हैं अधिक फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि जो भी इकोनॉमी है वो कब ग्रो कर पाती है, जब शांति बने रहे विश्व में। क्योंकि इतिहास बार बार में दोहराता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वो शांति नहीं बनी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, फिर भी हमें शांति देखने को नहीं मिली। फिर ऐसी स्थिति अगर बनी रहेगी तो अर्थव्यवस्थाएं कैसे विकास कर पाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए क्या होता था, संधि विग्राहिक होता था, जो समय समय पर जो है एक दूसरे देशों से जो रिलेशन है वो अच्छे बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला होता है दंडपाशिक, जो क्या होता था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि आज का आप डीजीपी से आप इसकी तुलना कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है होता है, कहाँ बैठता है, डीजीपी कहाँ बैठेगा, सर्च करना ना, पता लगेगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो हो सकता है फिर भी दिमाग में से उड़ जाएगा। आगे होता है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक क्या है, जैसे आपका जो शिक्षा मंत्रालय होता है या धर्म से संबंधित जो मामले होते हैं उनका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, विनय स्थिति स्थापक। जो भंडागार अधिकृत होता था, यानी कि जो भी राजा का जो कोष होता था, मैं यहाँ पेन भी यूज कर लूँ, ठीक है, यानी कि जो राजकोष होता था, इसको हम बोल सकते हैं ट्रेजरी बोल सकते हैं क्या, नहीं, फंड इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो भी टैक्स वगैरह जो कैलकुलेट होता था, या टैक्स को जो मतलब जो अधिकारी होते थे, तो अधिकारी क्या करते थे, टैक्स को वसूल करते थे, और वसूल करने के बाद में राजकोष में जमा करवाते थे, और उसी से क्या होता था, फिर प्रशासनिक जो इनके कुछ अधिकारी होते थे उनका वेतन वगैरह भी देना होता था, या फिर जो भी लोक कल्याणकारी कार्य उनको करवाने होते थे वेलफेयर से संबंधित, वो भी क्या करते थे, वो राजकोष से ही पैसा निकाल कर काम करवाते थे। तो राजकोष का जो अधिकारी होता था प्रमुख, उसको बोलते थे हम भंडागाराधिकृत, ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन में। इसके जो नाम है इंग्लिश वाले ऐसा ना समझे कि अलग है, आपको ऐसे कैसे लिखने हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, अलग नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि मैंने सर्च करने की कोशिश करी थी, है ना। इसके अलावा महाछपटलिक होता है। महाछपटलिक का काम था जो आज के जो अकाउंट हैं उनको देख रेख कि भाई किसके, जैसे रेवेन्यू से संबंधित, है ना, तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें जो अकाउंट है उनकी जानकारी का जो लेखा जोखा रखता था वो कौन करता था, महाछपटलिक करता था, ठीक है। यानी कि भाई किसको कितना देना है, किसने कितना लिया है, या फिर जो कितना व्यापार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, उससे संबंधित जो लेखा जो विभाग होता था वो क्या करता था, उनकी जानकारी रखता था ना। अगला है राज प्रसाद से संबंधित विषयों की जो देखरेख करता था वो कौन करता था, महाप्रतिहार, ठीक है। तो ये कुछ जो है कौन होते थे, ये इस समय के विभाग थे और विभागों के प्रमुख। क्या, क्योंकि राजा का जो महल होता था तो उसमें जो खाने पीने में क्या बनना है ना, क्योंकि महल बहुत बड़ा होता था, और ये तो है नहीं कि भाई राजा के लिए इकल्ले के लिए बनाना है, उसमें सैनिक भी होते थे, है ना, मंत्री भी होते थे, तो भाई आज के दिन क्या बनना है, कल के दिन क्या बनेगा, है ना, अगले दिन क्या बनेगा, तो एक मेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। तो उसको बनवाने के दौरान भी वो वहाँ जाकर उपस्थिति दर्ज करवाता था और देखता था कि जो बनना है वही बन रहा है या अलग कुछ बन रहा है, उनको भी क्या करता था,
जो ये होता था महाप्रतिहार वो देखा करता था ना। ये इनका प्रशासन था, प्रांत में, जिलों में और स्थानीय और ग्राम में बटा हुआ था ना। यहाँ भुक्ति का भी उल्लेख मिलता है, राष्ट्र या भुक्ति। भुक्ति भी एक तरह से क्या होता था, क्षेत्र होता था। जैसे आप बंगाल वाला जो रीजन था उनके गुप्तों के टाइम पे, तो उनको क्या है भुक्ति बोला जाता था। और वहाँ जो शासन करते थे पुंडरवर्धन ने किया था वहाँ पर बंगाल में उस समय। तो राष्ट्र और भुक्ति का जो है उनको विभाजित कर दिया था। प्रांत है, प्रांतों को ही विभाजित किसमें किया था, जिलों में किया था, है ना। प्रांतों से जो छोटे होते थे उनको भी जिलों में कैटेगरी में बांट दिया था, अलग अलग उस समय के जिले होते थे, ताकि जो प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिला परिषद होती थी, है ना। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इंग्लिश में इतना सा मिलेगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती थी, जिला परिषद। अब आप ऐसा नहीं करो कि भाई उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर दो, ऐसा भी नहीं है ना। केवल आपको जिला परिषद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जिला परिषद उसको बोला जाता था गुप्तों के समय। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती थी। इसी तरह से जो नगर होते थे, सिटी होती थी, तो वहाँ पर भी सिटी काउंसिल जो है आपको देखने को मिलती थी। अब उसमें भी अलग अलग क्या होते थे, कुछ समूह शासन करते थे। जैसे हमने मंदसौर अभिलेख पढ़ा था, तो मंदसौर अभिलेख में जो हमें जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, जो रेशम बुनकर होते हैं, जो सिल्क का काम करते थे। तो उन सिल्क का काम करने वालों का भी क्या होता था, एक ग्रुप बना हुआ होता था। और वो ग्रुप क्या करता था, कोई भी काम करता था तो उसमें भागीदारी जो है उसकी सभी लोगों की होती थी। जैसे उन्होंने क्या किया, एक मंदिर बनवाया, है ना। तो उस मंदिर में ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने बनाया हो, सारे समूह ने मिलकर ही क्या किया था, उस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो क्या करते थे, जो पूंजीपति जो लोग होते थे या फिर जो नेता उस समय के कह लीजिए, तो उन्हें वो भी क्या करते थे, एक समूह बनाकर काम करते थे, या उनका भी एक समूह हुआ करता था। यहाँ पर आप अलग अलग चार जो है इनको देख पा रहे होंगे। नगर श्रेष्ठी होती था। नगर श्रेष्ठी वो क्या करता था, जो एक नगर हुआ करता था तो उसमें से श्रेष्ठ लोगों का ही एक समूह हुआ करता था। जैसे आप आज देखते हो जो उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं, और फिर वो उद्योगों की क्या नीति होनी चाहिए उसको बनवाने के लिए क्या करते हैं, वो सरकार पर प्रेशर बनाने लगते हैं। यानी कि भाई उद्योगों से संबंधी आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें हमारा लाभ हो और जनता का भी भले से लाभ हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमें कुछ छूट प्रदान कर दीजिए, कुछ टैक्सों को हटा दीजिए, ताकि हमें उद्योग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, अगर हम महंगाई में के दौरान में अगर उद्योग लगाएंगे तो हमें क्या है, काफ़ी जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बहुत सारा हमें लॉस भी हो सकता है। हमने मान लीजिए प्रोडक्शन किया, वो बिका ही नहीं, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, सरकार के सामने डिमांड रखते हैं। तो फिर वो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, कौन, पूंजीपति लोग। तो वो अपने अनुसार पॉलिसी को बनवाने की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से उस समय में भी नगर श्रेष्ठ होते थे, जो क्या करते थे, पूंजीगत वर्ग के नेता होते थे। इसके अलावा जो सार्तवा है, सार्तवा कौन होता था, विषय के व्यापारी। विषय यानी जिला लेवल पर, है ना। जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या होता था, एक ऐसा ग्रुप होता था जो क्या करता था, व्यापारी होते थे। तो व्यापारी क्या करते थे, एक जगह से स्थान से दूसरे जगह पर क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो उनका भी एक समूह होता था, वो भी क्या करते हैं, प्रशासन में अपनी भागीदारी भी करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आज भी आप देखते होंगे कुछ छात्रों के भी संघ बने हुए हैं ना। इसके अलावा कुछ किसानों के भी संघ बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे मजदूरों के भी संघ बने हुए हैं। उस तरह के संघ यहाँ पर भी प्रशासन में देखने को मिलते हैं, और ये इनका जो है लाभ इनको पहुँचाना होता था। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रथम कायस्थ जो है, ये क्या है, कायस्थ जो है पहले नहीं थी, लेकिन ये गुप्तों के टाइम पर ही एक अलग से जाति का निर्माण होता है। यानी कि अलग से जो लिपिक का जो काम करते थे, या फिर आप देख लीजिए जैसे रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आता है तो वो किसके रूप में आता है, क्या आता वो, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत आता है तो वो कंपनी का क्या बनकर आता है, किसी एक पद पे होता है वो, क्लर्क के रूप में होता है वो। यानी कि कंपनी उसको एक पद पर भेजती है तो क्लर्क उस समय होता है। बाद में जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर उसका जो है प्रमोशन होता जाता है, ठीक है, बाद में होता है। लेकिन शुरू में जब वो आता है कंपनी के साथ तो एक क्लर्क बनकर आता है, लिपिक।
है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक लिपिक होता था, तो उसको भी क्या बोला जाता था, वहीं से फिर एक अलग जो जाति है वो बन गई थी कायस्थ, है ना। तो ये प्रथम कायस्थ जो है लिपिकों का एक प्रधान हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम थी वो क्या थी, सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी प्रशासन की। इसके बाद में आते हैं न्यायालय, ठीक है। जो कोर्ट होते थे, यहाँ पर 4 प्रकार के जो कोर्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। 4 प्रकार के कोर्ट कैसे, भाई राजा का तो क्या होगा, न्यायालय सबसे बड़ा होगा ही होगा, है ना। उसके अलावा भी अलग अलग जो है न्यायालय हुआ करते थे उस समय। 3-4 न्यायालय आपको मिलेंगे। राजा का जो है किंग कोर्ट सबसे बड़ा होता था, उसके नीचे भी पूग, श्रेणी और कुल, ये 4 जो है कोर्ट उस समय के हुआ करते थे। पहली बार जो है सिविल मामले कौन से होंगे और दीवानी मामले कौन से होंगे, यानी कि फौजदारी और दीवानी जो मामले हैं सिविल और क्रिमिनल, तो इनकी जो पहली बार जो पहचान करी गई थी वो इस बार ही हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि इस समय जो गुप्तों के शासक थे वहाँ पर जो है लैंड को दान करने की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई थी, और भूमि से संबंधित जो विवाद हैं वो बहुत बढ़ गए थे, और बहुत ज़्यादा जब विवाद बढ़ गए थे तो उनमें से भाई हम क्रिमिनल मामले कौन से रखें और सिविल मामलों में किससे संबंधित रखें, उनकी जो जानकारी है पहली बार गुप्त प्रशासन के अंतर्गत ही शुरू की गई थी, है ना। कि भाई जो नागरिकों से संबंधित या मारपीट से संबंधित जो मामले हैं वो कौन से होंगे, और रेवेन्यू से संबंधित जो मामले हैं वो कौन से होंगे। क्योंकि अब टैक्स की वसूली भी हम किस आधार पर करेंगे, क्योंकि वो ज़मीन है, वो ज़मीन भी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में हम क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कोई ऐसी भूमि है जिस पे हम वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई ऐसी भूमि है जहाँ पर केवल चारागाही ही हो पा रहा है, कोई ऐसी भूमि है जो खाली पड़ी हुई है। तो फिर हम टैक्स की वसूली कैसे करेंगे, तो उनसे संबंधित जो मामले हैं भूमि से संबंधित उनमें भी यहाँ पर सुधार किया जाता है ना। पूग न्यायालय, देखो ये श्रेणी, कुल और पूग, ये तीनों जो न्यायालय हैं वो अपने अपने स्तर पर होते हैं। जैसे आज आप देखते होंगे कुछ आपको ग्राम न्यायालय मिलेंगे जो कि गाँवों में होते हैं। गाँव में क्या होता है कि भाई छोटे स्तर पर ही जो कुछ मामले होते हैं उनका निपटारा किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो फिर वहाँ पर क्या है, आपको जो है सत्र न्यायालय मिलेगा। तो सत्र न्यायालय मामले क्या करते हैं, जो ग्राम न्यायालय में नहीं सुलझ पाते हैं, या फिर जैसे लाइट के बिजली के बिल हैं, है ना, इसके अलावा कुछ और अन्य भी बिल हैं, या फिर कुछ लोक अदालतें का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये क्या है, अपने अपने स्तर पर कुछ मामलों को क्या कर रही है, निपटारा करती है। इसी तरह से वहाँ पर भी होते थे गुप्त प्रशासन में भी, कि भाई छोटे से छोटे जो कुछ मामले होते हैं तो उसको क्या करा जाए, कोई कुल का कोई प्रमुख वगैरह हो तो वही क्या करे, इसको निपटारा कर सके। इसके अलावा कुछ श्रेणी जो थी, अलग अलग समूह बने हुए थे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने आधार पर जो है कुछ मामलों को निपटान कर सकते हैं। पूर्व न्यायालय जो होता था वो भी इससे बड़ा होता था, वो भी इसी तरह से होते थे। और जो अगर उनसे संबंधित कोई मामला अगर सुलझ नहीं पा रहा है तो फिर वो डायरेक्ट राजा का ही क्या होता था, एक कोर्ट होता था, तो फिर वहीं पर वो जाते थे, ठीक है। तो 4 न्यायालय जो हैं उस समय के हुआ करते थे। गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो सीमित थी ज़्यादा उस समय। गुप्तचर जो है, गुप्तचर तो समझते हो ना, जो दूत हम छोड़ दें या फिर उसका कोई हमें अता पता ही नहीं हो, वो हमारे देश में भी घूम सकता है, वो बाहरी देशों में भी कहीं जा सकता है, उसको किसी से मतलब कोई मतलब नहीं होता है। उनको जानकारी जो है वो एकत्रित करनी होती है कि भाई यहाँ व्यवस्था कैसी है, कोई हमारे देश के प्रति कोई रणनीति ऐसी नहीं बना रहा जिससे हमें नुकसान हो जाए हमारे देश को, है ना। तो वो सारे जो हैं गुप्तचर। अभी हाल ही में एक मामला भी आया था गुप्तचर की लेकर। रसिया है, उसने एक बड़ी मछली जो है वो समुद्र में डाल दी थी और उसके कैमरा लगा दिया था, पढ़ा है किसी ने, है ना। तो ये विदेश स्तर पर, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो गुप्तचर हैं वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप कबूतर को भी कैमरा लगाकर भेज सकते हैं, पिजन, है ना, किसी पक्षी या छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं आजकल तो, है ना। हाँ, तो मतलब गुब्बारों के द्वारा भी हम कोई भी चिप लगाकर या कोई भी जो है उनकी जानकारी हमें पता लग जाए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। तो गुप्तचर जो है जरूरी नहीं है कि आदमी के रूप में ही हो, व्यक्ति के रूप में ही हो, है ना, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं सैन्य व्यवस्था की, यानी कि मिलिट्री जो सिस्टम था उनका कैसा था, है ना।
चाहता तो मैं लिखकर पढ़ा सकता था, लेकिन वो क्या है फिर बहुत लंबा खिंच जाता है ना, क्योंकि उसमें समय बहुत अधिक लगता है। इसलिए आप इसको एक बार यहाँ देख लीजिए, बाकी पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आपने समझी ना हो, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये है ना वही चीज़ें। तो यहाँ पर जो सैन्य व्यवस्था है, कमांडर कौन होता था? सेनापति होता था, प्रमुख। अब उसको पता रहता था कि हमें सेना कौन कौन सी रखनी है, कुछ पैदल सैनिक भी रखने हैं, कुछ घोड़े भी रखने हैं, कुछ हाथी भी रखने हैं और कुछ रथ भी रखने हैं। तो ये 4 प्रकार की जो सेनाएं थी इनके पास थी, गुप्तों के पास, है ना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था, पुलिस कर्मचारियों को भाट और गुप्तचरों को दूत। अब ऐसा क्यों कहा जाता होगा, थोड़े सोचो अपने स्तर पर, ये चाट भाट क्यों शब्द लिए गए हैं? चाट भाट की पूछ